हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज के अंदर, जहां पे हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी ने चैप्टर शुरू करने से पहले ही आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन क्या है? आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लोग खुशकिस्मत नहीं है कि प्लांट जो है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? तो इससे मैं क्या समझता हूं, आप क्या समझते हैं कि हम लोग लकी है, कि हम लोग खुशकिस्मत है या नहीं है? तो बहुत सारे लोग इसमें सोच रहे होंगे कि भैया प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तो इससे हमें क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट शो कर रहा है, इससे हमारा क्या फायदा? हम किस वजह से खुशकिस्मत हुए? या फिर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इससे हमें क्या नुकसान? हम क्यों बदकिस्मत हुए? तो चलिए इसी का एक्सप्लेनेशन आपके सामने पहले मैं देने जा रहा हूं। अब आप लोगों ने जो है तो फ्रूट खाए होंगे, जैसा कि आपने जो तो आम खाया होगा, आपने खाया होगा सेब खाया होगा। तो ढेर सारे फ्रूट जो है तो हमारे को अवेलेबल होते हैं हमारे पास में, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा मजे के साथ में उसे खाते हैं। तो ये जो है फ्रूट कहां से आया? तो ये जो है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट है। क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं फ्लावरिंग प्लांट, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है फ्रूट, और उसी के साथ साथ हमें सीड भी मिलता है। तो अगर से प्लांट के अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हमें खाने के लिए इतने मजेदार मजेदार फ्रूट नहीं मिलते। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग खुशकिस्मत है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसके वजह से हम खुशकिस्मत हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्लांट ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, उसका एंड प्रोडक्ट बना फ्रूट, और उस फ्रूट को हमने बहुत ही मजे के साथ में खाया। इसके अलावा अभी जो है तो गर्मी का मौसम है, तो बहुत सारे लोग ने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि पसीना बहुत ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बदबू आने लगती है। तो बहुत सारे लोग क्या लगाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, सेंट्स लगाते हैं। तो ये परफ्यूम्स, ये सेंट्स आए कहां से? अब आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना होता है, और फ्लावर का जो है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर होता है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है। उसी से हम लोग परफ्यूम्स बनाते हैं, उसी से हम लोग सेंट्स बनाते हैं, ताकि हमारी जो है तो बदबू को खत्म किया जा सके। तो हम कितने खुशकिस्मत है कि प्लांट जो है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसके अंदर फ्लावर बना, और उस फ्लावर की जो है तो खुशबू की मदद से हमने सेंट्स बना दिए, हमने परफ्यूम्स बना दिए। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम लोग खुशकिस्मत है या नहीं है। तो इसका जवाब है यस, वी आर लकी डेट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और इसका जवाब आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग भी अपना पूरा जहन इधर लगा दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो एक ही लाइन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। द मेरिट्स ऑफ फ्लावर, वेट एक मिनट। द मेरिट्स ऑफ फ्लावर that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we soon over, the rich color that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction। तो देखो, जो आप लोग देखते हो ढेर सारे फ्लावर, आप लोग देख के खुशी मनाते हो, आप खुश होते हो उन्हें देखकर, वहां से सेंट्स बनाते हो, उस फ्लावर की मदद से आप लोग परफ्यूम्स बनाते हो। वही सारी चीजें एनसीईआरटी ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। वहां से जो आप लोग परफ्यूम्स बना रहे हो, जो उसका फ्लावर का कलर है, जो कि आप लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये एड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि ये टूल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो फ्लावर आप लोग देख रहे हो, उससे सेंट्स बना रहे हो, उस फ्लावर से आप लोग परफ्यूम्स बना रहे हो, उसका जो अट्रैक्टिव कलर है आपको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, तो ये जो है तो टूल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अगर से हम लोग देखें, फ्लावर डज नॉट एग्जिस्ट
फ्लावर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर आवर्स, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं पहले। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर जो है तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए नहीं है कि हम जो है तो हमारे खुद गर्जी के लिए, हमारे खुद के लिए उसे यूज कर ले, कि हम लोग परफ्यूम्स बना ले उससे, हम लोग उससे जो है तो बहुत सारे सेंट्स बना ले, हम उसके जो है तो रिच कलर देखकर किसी को गिफ्ट दे दे, हमारे खुद के खुद गर्जी के लिए, सेल्फिशनेस के लिए फ्लावर नहीं बनाए। तो फ्लावर किस लिए बनाए? फ्लावर बनाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके प्लांट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ही क्या होते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के सामने मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि यहां से हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाए। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे स्टेटमेंट बन सकता है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट, कोई भी आप लोगों को दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जितने भी प्लांट ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, इसका मतलब वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह का एक्सेप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहां तक कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। देखिए, लुक एट द डाइवर्सिटी, लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेंसेस। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि आप जो है तो देखिए कितनी डाइवर्सिटी में, यानी कितने भिन्न भिन्न प्रकार के आप लोगों को इन्फ्लोरेंसेस देखने के लिए मिलेगी। तो चलो भाई, यहां तक के तो समझ में आ गया कि एनसीईआरटी ने कहा है कि अपने अतराफ में देखिए कि आपको अलग अलग किस्म के इन्फ्लोरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इन्फ्लोरेंसेस का मतलब क्या है, यही तो हमें समझ में आना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि क्या है, क्या देखने के लिए मिलेंगे। तो इन्फ्लोरेंसेस का मतलब होता है, आप लोगों ने कोई प्लांट देखा होगा, उसके ऊपर आपने देखा होगा, समझ लीजिए कोई एक ए प्लांट है और दूसरा बी प्लांट है, दो अलग अलग प्रकार के प्लांट है, अलग अलग किस्म के प्लांट है। तो ए प्लांट के ऊपर फ्लावर अलग अलग किस्म से अरेंजमेंट है फ्लावर का, यानी कि फ्लावर जो है तो सरी के एक जो है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मेरे पास में कोई चीज हो तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अभी तो फिलहाल में ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये दो डिफरेंट, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। अब इसके ऊपर जो फ्लावर है, यहाँ पे टॉप पर एक ही फ्लावर लगा हुआ है, एक ए प्लांट है, और दूसरा बी प्लांट है, उसके ऊपर फ्लावर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, पूरा नीचे तक के लगा हुआ है, और ऊपर भी फ्लावर ग्रो करते चले जा रहे हैं। तो आपको दो ए प्लांट और बी प्लांट, दोनों प्लांट में डिफरेंट काइंड में अरेंजमेंट, अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट देखने के लिए मिल गया। इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट अलग है, इसमें अलग है। तो ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसी को हम कहते हैं इन्फ्लोरेंसेस। ये क्या हो गया, फिर इसके ऊपर फ्लावर लगे हुए, तो ये फ्लोरल एक्सिस ही तो हो गया। तो इसके ऊपर जो अरेंजमेंट हुआ है फ्लावर का, उसी को हम कहते हैं इनफ्लोरेंसेस, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। दरअसल ये आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उसका पार्ट है। तो मैंने आप लोगों को फिर भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगर से आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे दो टाइप के आपको इन्फ्लुएंसेस देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है रेसिमोस और दूसरा होता है काइमोस। जहां पे एक में बेसोपिटल ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, दूसरे में एक्रोपिटल अरेंजमेंट, यानी कि एक में जो है तो टॉप पर फ्लावर लग जाता है और उसके बाद में जो है तो फ्लोरल एक्सिस ग्रो नहीं करता, और दूसरे में क्या होता है, फ्लावर जो है तो यहाँ पे एक में फ्लोरल एक्सिस ग्रो करते जाता है, न्यू फ्लावर ऐड होते रहते हैं। तो ये पार्ट मैं अभी आपको नहीं समझा सकता, आपको ये मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में भी इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि उस चैप्टर को यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूं। तो बस इतना समझ लीजिए कि इन्फ्लोरेंसेस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि आप जो है तो देखिए कितने अलग अलग टाइप के आपको इन्फ्लोरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग प्लांट के पास में आप लोग जाओगे तो वहां पे अलग अलग टाइप का आपको अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है यार। हाँ तो चलिए, हो गया।
फ्लावर एंड द फ्लोरल पार्ट्स शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट एंड द सीड। तो देखिए फ्लावर जो है तो क्या करता है, फ्लावर और उसके जो फ्लोरल पार्ट्स है ये शो करते हैं अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन। किस लिए? ताकि क्या कर सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद में उसका एंड प्रोडक्ट बना सके जो कि है फ्रूट एंड सीड। क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे उसका एंड प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, वो होगा हमारा फ्रूट और सीड। उसके बाद में देखिए मैं हाइलाइटर ही ले लेता हूं। इन दिस चैप्टर let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plant। और यहाँ पे ब्रैकेट में दिए गए एंजियोस्पर्म। तो इस चैप्टर के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर से किस तरह से दिखाई देता है फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद में क्या देखने की उसके बाद में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर, किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं और क्या कौन सा प्रोसेस, किस तरह से प्रोसेस चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। और यहाँ पे ब्रैकेट में उसने दिया है एंजियोस्पर्म, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट को ही एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी कि हम लोग एंजियोस्पर्म के अंदर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे बाहर से किस तरह से दिखाई देता है, और उसके अंदर प्रोसेस देखेंगे किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्लावर एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, तो यहां से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फ्लावर एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। यार ये चीज आप लोग याद कर लीजिए, फ्लावरिंग प्लांट को ही हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो देखिए ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस द टाइम ऑफ इमेमोरियल। ये ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उनका बहुत ही कदीम समय से, बहुत पुराने समय से फ्लावर के साथ में क्या रहा है, बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता रहा है। बहुत पहले से ही जो है तो ह्यूमन बीइंग का अच्छा खासा रिश्ता रहा है किसके साथ में, फ्लावर के साथ में। तो ये रिश्ता कैसे रहा है, फ्लावर के साथ में किस तरह से रिश्ता है ह्यूमन बीइंग का, हम लोगों का फ्लावर से क्या रिश्ता है, किस तरह से जो है तो हम उससे बहुत ज्यादा बहुत समय से जुड़ते हुए आए हैं। तो ये चीज को हम आगे देखेंगे। तो देखिए किस तरह से रिश्ता रहा है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने खुद यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर की हमारे पास में एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू है। किस तरह से? अरे भाई हम हर चीज में फ्लावर का यूज करते आ रहे हैं। अगर से आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर से टॉप कर जाता है किसी एग्जाम में तो उसको फ्लावर से जो है तो आप जो गुलदस्ता देते हो वो फ्लावर का होता है, उसको हार पहनाया जा रहा है फ्लावर का है। कोई अगर से नेता आ रहा है, उसको हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, उसको हार पहना रहे हैं, किसकी मदद से, फ्लावर की मदद से। कोई किसी को प्रपोज कर रहा है तो वहां पे अपनी फीलिंग जताने के लिए किसका यूज कर रहा है, फ्लावर का यूज कर रहा है। यहां तक कि अगर से किसकी डेथ हो जाती है वहां पर भी फ्लावर का यूज है। अगर से आप लोग देखोगे मंदिरों में भी फ्लावर का यूज किया जाता है। यानी कि ह्यूमन की कितनी गहरा रिश्ता है फ्लावर के साथ में। यानी कि अपने इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, अपना जो है तो गम बताने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए, हर चीज में फ्लावर का यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग का जो है तो बहुत अच्छा खासा रिश्ता रहा है फ्लावर के साथ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दे ऑलवेज they have always been used as symbol for conveying important human feeling such as love, affection, happiness, grief, mourning etc। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया कि ह्यूमन जो है तो अपना जो है तो इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग, जैसा कि लव होगा, अफेक्शन होगा, हैप्पीनेस होगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो भी हमारी फीलिंग है ये बताने के लिए फ्लावर का यूज करते हैं। इसलिए ह्यूमन का बहुत ही पहले से, बहुत ही समय से इंटीमेट रिलेशनशिप है किसके साथ में, फ्लावर के साथ में। उसके बाद में यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कहा है, list the 5 flower of an ornamental value that are community cultivated at homes and gardens। तो 5 ऐसे ऑर्नामेंटल फ्लावर की जो है तो आप लिस्ट बनाइए जो कि कल्टीवेट किए जाते हैं, जो कि ग्रो किए जाते हैं होम्स के, घरों के अंदर और गार्डन्स के अंदर। उसके बाद फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर डेट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। और आप जो है तो ऐसे 5 फ्लावर का जो है तो नाम क्या करिए, नाम लिखिए जो कि आपके सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में आपके फैमिली के अंदर यूज किए जाते हैं। उसके बाद में देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है,
हैव यू हेयर्ड द फ्लोरिकल्चर, व्हाट इज एफर्ट टू? क्या आप लोगों ने कभी फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है और इसका मतलब क्या होता है? तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर का कल्टीवेशन करना, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर को जो है आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आप जो है तो फूलों की खेती कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। बस सिंपल सी बात है। तो एनसीईआरटी ने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते गए हैं, उसका आंसर भी मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। To a biologist, the flower are morphological and embryological marvels and the site of sexual reproduction. तो देखिए, अगर से आप बायोलॉजिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल है, एक चमत्कार है। मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल यानी कि जो उसका बाहर से एक्सटर्नल फीचर, मॉर्फोलॉजी बोले तो बाहर से किस तरह दिखाई दे रहा है, एम्ब्रायोलॉजी बोले तो उसकी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, तो ये एक चमत्कार है। और क्या साइट है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो आप लोग फ्लावर देख रहे हो ना, ये मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल, ये इंपॉर्टेंट आपके पास में ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से स्टेटमेंट बेस आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लावर जो है क्या मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल क्या है? मार्वेल है। तो यहाँ पे आपको ऐसा असर्शन दे सकता है, तो आप जो है तो इसको स्टेटमेंट बेस भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे खासा हाईलाइट करके रख लीजिए या फिर लिख के रख लीजिए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि फ्लावर जो है तो मॉर्फोलॉजिकल, फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल और इम्ब्रोलॉजिकल मार्वेल्स है और साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि फ्लावर क्या है? एक चमत्कार है, मॉर्फोलॉजिकल और इम्ब्रोलॉजिकल, उसी के साथ साथ साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट यहीं पर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के। ठीक है। उसके बाद में इन द अर्ली क्लासेस, ये हट क्यों नहीं रहा है भाई? इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब आपने आपकी पहले की क्लास में अलग अलग पार्ट फ्लावर के पढ़े होंगे। एनसीईआरटी कह रहा है फिगर 1.1 विल हेल्प यू रिकॉल द ऑल पार्ट ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। तो ये जो फिगर है 1.1, ये ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। अगर से आपने नहीं भी पढ़ा है तो यहां से पढ़ लीजिए, और अगर से पढ़ा है तो ये आपको हेल्प करेंगे रिकॉल करने में, आपने पहले क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से फ्लावर के पार्ट होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि कैन यू नेम द टू पार्ट ऑफ द फ्लावर विच हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आप लोग कुछ ऐसे दो यूनिट के नाम बता सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, और एनसीईआरटी ने कहा है कि आप लोगों ने आपकी पहले की क्लासेस के अंदर सारे के सारे फ्लावर के पार्ट पढ़े होंगे, और अगर से नहीं पढ़े हैं तो यहां से पढ़ लीजिए, और अगर से पढ़े हुए हैं तो आपको ये ऊपर की डायग्राम हेल्प करेंगे रिकॉल करने में कि कौन कौन से फ्लावर के एक्चुअल पार्ट होते हैं। और आप उसके बाद में एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग कोई ऐसे दो पार्ट के नाम बता सकते हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तो फ्लावर की डायग्राम है, तो यहां से आप लोगों को बताता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है तो ये पार्ट यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, तो ये होता है हमारा पास में थैलेमस बोल सकते हो इसको, या फिर आप फ्लावर के पार्ट देखते हैं हम लोग। बेसिकली 4 फ्लावर के पार्ट देखते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो फ्लावर के मेन पार्ट है 4, उसी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है तो ये होता है सेपल्स, जो का आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सेपल्स, इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स, इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। तो आप लोग लिख लीजिए, मैं यहाँ पे मुझे लिख के नहीं आ रहा है तो इसलिए आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास में प्रॉपर सेटअप नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा अगर से मैं धीरे धीरे लिखता रहा तो हमारा चैप्टर बहुत समय लग जाएगा लिखने में। तो देखिए ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेपल, जिसको हम लोग कैलिक्स भी कहते हैं। अगर से आप लोगों को नहीं पता है तो कैलिक्स उसके बाजू में आप स्लैश करके लिख लीजिए। उसके अंदर अगर से हम लोग जाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है पेटल्स, जिसको हम कहते हैं करोला। करोला के नाम से जानते हैं हम लोग पेटल्स को। ये ब्राइट कलर के होते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके, अट्रैक्ट कर सके दूसरे इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद में आप जैसे अंदर जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टेमन। स्टेमन के जो है तो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। मैंने यहाँ पे फिलामेंट को मैंने यहाँ पे फिलामेंट को जो है तो राउंड कर लिया था। सबसे आउटर मोस्ट है हमारा कैलिक्स, सबसे आउटर मोस्ट वाला है हमारा कैलिक्स, जो कि सबसे बाहर की ग्रीन कलर की अगर से आप लोग देखोगे फ्लावर, अगर से आप लोगों ने देखा होगा तो फ्लावर के सबसे नीचे जो पार्ट होता है
सबसे बाहर का पार्ट वो ग्रीन कलर की छोटी, अगर से आप गुलाब का फूल देखोगे तो आपको ग्रीन कलर की छोटी छोटी यहाँ पे जो है तो पत्तियां देखने के लिए मिलेगी। तो वो है जो है तो हमारे पास में सेपल्स, जिसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। फिर आप देखोगे कि गुलाब के जो है तो रेड कलर की जो पत्तियां होती है वो होती है हमारे पास में पेटल्स, जिसको हम कहते हैं करोला। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेमन, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास में एंथर और दूसरा होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट फिलामेंट। ये दोनों को ही मिला के हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्टेमन। उसके बाद में सबसे अंदर का मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो स्टेमन है, ये दो पार्ट मैंने आप लोगों को बताया। तो ये जो दो पार्ट है ये हमारे पास में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट है। उसके बाद में जो अंदर का इनर मोस्ट पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम कहते हैं पिस्टिल, जिसके तीन पार्ट होते हैं। पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं पिस्टिल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो पूरे फ्लावर के अंदर हमने चार पार्ट देखे। एक देखा हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला पार्ट सेपल, जिसे हमने कहा। उसके बाद में हमने देखा ब्राइट कलर का, जो कि कलरफुल पत्तियां होती है, पेटल, जिसे हम लोगों ने कहा। तो ये दो पार्ट हमारे रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का इनका मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा जाए, जो मेन एकदम जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जो क्वेश्चन आपको लोगों को एनसीईआरटी ने पूछा है वो बताने जा रहा हूं, तो वो हमारे पास में एंथर और फिलामेंट, जिसको दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं स्टेगमन। तो ये हमारे पास में मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट है पहले वाला, दूसरे जो कि मेल पार्ट है। जबकि फीमेल पार्ट की बात की जाए तो हमारे पास में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं फिलामेंट, ये तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं पिस्टिल। ये हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये भी हमारा मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी ने दो यूनिट के बारे में पूछा था, तो वो दो यूनिट ये वाले हैं, एक हमारे पास में होगा स्टेमन और दूसरा होगा पिस्टिल। ठीक है, अब उसके बाद में अब लोग आते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक के मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी अपना पूरे कोशिश दिमाग खोल के बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर से कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अब मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई, और आप भी जो है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। अगर से जब तक कि आप कोशिश नहीं करोगे, यहाँ पे कितना भी अच्छा आके आप लोगों को पढ़ा देगा, कोई काम की बात नहीं है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो प्री का मतलब क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और क्या क्या इवेंट चलते हैं फर्टिलाइजेशन होने तक, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that plant is going to flower has taken place. अब आप लोगों ने कोई प्लांट देखा, उसके ऊपर आप लोगों को फ्लावर दिखाई देने लगा, तो ये जो एक्चुअल आप लोगों को फ्लावर देखने के लिए मिल रहा है प्लांट के ऊपर, तो ये फ्लावर बनने वाला है उस प्लांट के ऊपर। ये जो डिसीजन है ये बहुत ही पहले हो चुका होता है। The decision that the plant is going to flower has takes place. जो आप लोगों ने फ्लावर देखा किसी प्लांट के ऊपर, एक्चुअल आप लोगों ने कोई फ्लावर देखा, तो ये डिसीजन, ये प्लांट के ऊपर फ्लावर लगने वाला है, ये बहुत पहले हो जाता है। क्या इस प्लांट के ऊपर इस जगह पे फ्लावर लगने वाला है। तो उसके बाद में देखिए किस तरह से सारी चीजें होती है, किस तरह से फ्लावर आप लोगों को दिखाई देता है। तो यही चीज हम लोग देखेंगे। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल पेरिमोडियम। तो देखिए यहां तक के हम लोगों ने पढ़ा है, यहां से लेकर तो यहां तक के। तो ये जो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जहां पे फ्लावर लगने वाला है वहां पे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से वहां पे उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं। समझ लीजिए ये हमारा जो है तो फ्लोरल पेरिमोडियम है, अब इसके ऊपर फ्लावर लगने वाला है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे, यहाँ पे फ्लावर लगाना है, तो यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, बर्ड का फॉर्मेशन हो सके, ताकि यहाँ पे फ्लावर लगाना है हमें, तो फ्लावर लग सके। तो यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तब हम लोग आगे देखते हैं, विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन
एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल पेरिमोडियम। देखिए हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसके वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने के मिलेंगे जिसके वजह से इसका डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होने के बाद में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा और डेवलपमेंट होगा फ्लोरल पेरिमोडियम का, और इसका डेवलपमेंट होगा ताकि यहाँ पे फ्लोर आ सके। अब देखिए आगे का पार्ट, इनफ्लोरेंसेस आर फॉर्म्ड विच बियर द, तो ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले ये पूरा पार्ट मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं। तो देखिए ये पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, द इन्फ्लोरेंसेस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड एंड देन द फ्लावर। तो देखिए जिस तरह से हार्मोनल चेंजेस हुए उसके बाद में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए इस फ्लोरल पेरिमोडियम पे, फिर इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद में आप लोगों को क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में क्या होगा, इनफ्लोरेंसेस आर फॉर्म्ड, उसके बाद में इनफ्लोरेंसेस फॉर्म्ड होगा, यानी कि फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, इनफ्लोरेंसेस होगा, अरेंजमेंट होगा फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। इनफ्लोरेंसेस बनेगा जिसके ऊपर फ्लोरल बड यानी कि आप लोगों को कली देखने के लिए मिलेगी, और उसके बाद में फ्लावर यहाँ पे खिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले फ्लावर बनता है। उसके बाद में हम लोग आगे की पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इन द फ्लावरिंग प्लांट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंडोशियम एंड द गाइनोशियम। तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एंडोशियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोशियम कहते हैं। तो क्या कहा है, इन द फ्लावरिंग प्लांट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंडोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। तो जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंडोशियम और गाइनोशियम, ये डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो सके, गैमेट्स बना सके। तो देखिए हम आगे देखते हैं, यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ स्टेमन्स। आप लोगों ने जो है तो रिकलेक्ट किया होगा कि एंडोशियम जो है इसके पास में एक पूरा वर्ल यानी कि एक पूरा ग्रुप होता है स्टेमन का, यानी कि स्टेमन के ग्रुप को हम कहते हैं एंडोशियम। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टेमन है, उसका पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसको हम कहेंगे एंडोशियम। एंडोशियम क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और उसका एक मेंबर को हम कहेंगे स्टेमन। इसी तरह से रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हम लोगों ने देख लिया, एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं तो गाइनोशियम भी जो है तो एक वर्ल ऑफ पिस्टिल होता है, यानी कि एक पिस्टिल एक उसका एक मेंबर होगा, बहुत सारे ग्रुप को मिला के हम कहते हैं गाइनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो यहां तक कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरफ, जिसको हम कहेंगे स्टेमन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब आगे का पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद में हम समझेंगे किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किस तरह से वहां पे फीमेल गैमेट बनता है। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट में आता है। उसके बाद में हम फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट और इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, सो ऑन सारी चीजें हम करते रहेंगे। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कहते हैं, स्टेमन किसे कहते हैं, पोलन ग्रेन किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिगर 1.2a shows the two part of the typical stamen। ये फिगर है 1.2a 1.2a और 1.2b, ये दो यहाँ पे आप लोगों को फिगर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। इसी के बारे में, इसी पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, बस इसी को समझ लिया, पूरा पैराग्राफ समझ लिया, एक ही बात है। हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम में आप लोगों को पूरी लोकेशन बताने वाला हूं। फिगर 1.2a shows the two part of the typical stamen। फिगर 2.a shows the two part of the typical stamen। फिगर 2.a दो पार्ट बता रहा है, किसी एक टिपिकल स्टेमन के दो पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक कॉल्ड एज फिलामेंट, ये पहला पार्ट हो गया। ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट, ये दो पार्ट है। तो जिसमें से यहाँ पे पहला पार्ट क्या कहा उसने कि जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको हम कहते हैं फिलामेंट, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से हाईलाइट किया, ये फिलामेंट, ठीक है। एंड जनरली
बायलोप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर, और जनरली बायलोप्ड स्ट्रक्चर होता है दूसरा वाला पार्ट, इसे हम एंथर कहते हैं। तो यही दो पार्ट होते हैं हमारे स्टेमन के अंदर, बस हमारा स्टेमन खत्म, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑर्गन खत्म, बस इसमें दो ही पार्ट है, एक हमारा लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जिसे हम लोगों ने फिलामेंट कहा, और दूसरा हमारे पास में जनरली बायलोप्ड स्ट्रक्चर जिसे हमने एंथर कहा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग देख के सोच रहे होंगे बायलोप्ड किसे कहते हैं, अब बायलोप्ड किसे कहते हैं, किस तरह से ये बायलोप्ड स्ट्रक्चर हुआ। तो चलिए आप लोगों को साइड में मैं बता देता हूं बायलोप्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये हमारे पास में पूरा पूरा एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब, तो दो लोब इस तरह से आपस में चिपके हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं बायलोप्ड स्ट्रक्चर। इस तरह से हमारा स्टेमन बायलोप्ड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे डायग्राम को देख रहे होंगे, इस डायग्राम को, तो यहाँ पे तो बायलोप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूं ये किस तरह से डायग्राम में यहाँ पे उसे बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं ये पूरा मिटा देता हूं ताकि मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों के सामने काम कर सकूं। तो देखिए यहाँ पे जो बायलोप्ड स्ट्रक्चर है, तो ये एक लोब को कुछ इस तरह से बताया गया है और दूसरा लोब कुछ इस तरह से पीछे की साइड से, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की है। एक लोब ये हुआ, दूसरा लोब ये पीछे का, जैसा कि एक लोब ये हुआ और ये दूसरा लोब पीछे का, इस तरह से बायलोप्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा। दूसरा लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जिसे हमने फिलामेंट कहा, बस हमारे दो ही पार्ट होते हैं पूरे पूरे एंथर में। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को एंथर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है तो आगे की तरफ पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, किस तरह से यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसको समझाने की कोशिश की है। स्टेमन जो है तो स्टेमन के दो पार्ट हम लोगों ने देख लिए। तो देखिए द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल्स। तो जो प्रोक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, ये अटैच होता है थैलेमस या पेटल्स को। तो प्रोक्सिमल एंड किसे कहेंगे, ये होगा हमारा प्रोक्सिमल एंड। तो ये हमारा प्रोक्सिमल एंड है, यहाँ पे तो नीचे किसी से अटैच नहीं है। अगर से ये फ्लावर के ऊपर होगा तो ये पार्ट अटैच होगा थैलेमस से या फिर पेटल से। थैलेमस बोले तो नीचे का जो हमारा कली के नीचे का फूल के नीचे का आपने जो ग्रीन पार्ट देखा होगा गोल गोल, उसे हम कहते हैं थैलेमस, उसको अटैच हो सकता है, या फिर पत्तियों को जिसे हम पेटल्स कहते हैं उसका अटैच हो सकता है। तो ये प्रोक्सिमल एंड जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि प्रोक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का वो किससे अटैच होता है। वो आपको आंसर में जो है तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा एंथर से अटैच होता है या फिर पेटल से अटैच होता है। तो याद रखना ये अटैच होता है हमारे पेटल से या फिर थैलेमस से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये चीजें याद रखना। तो ये चीज को आप लोग जो है तो लिख के रख लीजिए या फिर एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोक्सिमल एंड किससे अटैच है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये प्रोक्सिमल एंड है और ये अटैच है किससे, थैलेमस हमारे एंथर से। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी में यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आप लोगों को भी याद करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। तो जो नंबर है और लेंथ है स्टेमन की, तो ये अलग अलग होगी, वेरिएबल होंगी अलग अलग फ्लावर की अलग अलग स्पीशीज में। अगर से आप देखोगे गुलाब का फूल, तो वहां पे आपको जो है द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन्स आर वेरिएबल इन द फ्लावर। अगर से आप लोग स्टेमन देखोगे, ये जो पूरा पूरा पार्ट है स्टेमन, अगर से आपने दो तीन अलग अलग वैरायटी के फ्लावर लाए हो, दो से तीन अलग अलग वैरायटी के फ्लावर लाके देखना, उसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि सभी फ्लावर के अंदर अलग अलग टाइप के स्टेमन है। किसी के अंदर स्टेमन बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे होंगे, किसी के अंदर छोटे छोटे होंगे, तो वहां पे आपको लेंथ अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। किसी के अंदर 10 स्टेमन है टोटल, तो किसी के अंदर सिर्फ 2 ही स्टेमन है, किसी में 1 ही स्टेमन है, किसी में बहुत सारे हजारों से स्टेमन लगे हुए हैं। तो आप लोगों को नंबर भी अलग अलग मिल सकता है, अलग अलग अगर से वैरायटी के आप लोग फ्लावर देखते हो, अलग अलग आपको लेंथ देखने के लिए मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर से आपने हिबिस्कस का फ्लावर लिया और रोज का फ्लावर लिया, गुलाब लिया और हिबिस्कस लिया, तो दोनों में जो है तो आपको लेंथ अलग अलग देखने के लिए मिलेगी, स्टेमन की नंबर अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। तो ये एनसीईआरटी ने कहा है जैसे जैसे आप अलग अलग वैरायटी के फ्लावर के पास में जाओगे तो आपको जो स्टेमन है उसकी लेंथ अलग अलग दिखाई देगी, उसका नंबर भी कम ज्यादा हो सकता है। किसी फ्लावर में 5 स्टेमन है तो किसी में 10 होगी, किसी के अंदर स्टेमन की साइज छोटी है तो किसी में बहुत बड़ी होगी। तो ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं हम लोग। If you are collect a stamen of each from the flower
2 मिनट। if you were to collect a stamen each from 10 flower, each from the 10 flowers, each from different species, and arrange them on a stalk, 2 मिनट रुक जाइए, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in the size seen in nature. तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि अगर से आप लोग कलेक्ट करते हो स्टेमन फ्रॉम 10 अलग अलग फ्लावर से, आप स्टेमन कलेक्ट करते हो, वो भी अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर से, तो आप लोगों को देखने के मिलेगा कि उसके अंदर अरेंजमेंट जो है, और उसको अरेंज करते हो स्लाइड के ऊपर। स्लाइड बोले तो एक कांच की इतनी सी छोटी सी जो तो स्लाइड होती है, उसके ऊपर आप लोग अगर से अरेंज करते हो, यू वुड एबल टू अप्रिशिएट, आप लोग यहाँ पे अप्रिशिएट करने में आप जो है तो इस तरह से जो है तो अप्रिशिएट कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि वहां पे जो है तो लार्ज वेरिएशन इन साइज, आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा साइज में, कि सबों की साइज अलग अलग है इन नेचर। तो आप लोग अगर से यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये समझाने की कोशिश की है कि आप 10 अलग अलग वैरायटी के फ्लावर लाते हो, उसके स्टेमन निकालते हो और उसको स्लाइड के ऊपर रख के देखते हो। स्लाइड बोले तो पतली सी कुछ इस तरह से स्लाइड होती है छोटी सी कांच की, उसके ऊपर अगर से आप रख के देखते हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 10 अलग अलग वैरायटी के फ्लावर के अंदर स्टेमन का जो है तो साइज अलग अलग है नेचर के अंदर। तो ये आप लोगों को वहां पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर द डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप and making a neat label diagram, you would elucidate the range and shape and the attachment anthers in the different flower. अगर से आप लोग केयरफुली उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करोगे, वो जो आपने स्लाइड के ऊपर रखा है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे, तो आपको देखने के मिलेगा कि हर एक स्टेमन जो है, ईच स्टेमन अंदर द डाइजेस्टिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर रखे आप लोग देखोगे और उसकी नीट लेबल डायग्राम बनाओगे, जैसा उसमें आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है वैसा अगर से आप लोग डायग्राम बनाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि सभी का जो है तो शेप और अटैचमेंट जो है तो एंथर का अलग अलग फ्लावर में अलग अलग है। शेप भी अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, अटैचमेंट भी अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। कोई फ्लावर जो है तो सेपल से अटैच होगा, यानी कि कोई फ्लावर आपका जो थैलेमस से अटैच होगा, कोई पेटल से अटैच होगा, अलग अलग आपको वहां पे अटैचमेंट देखने को मिलेगा और उनका शेप भी आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca। अगर से आप लोग टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर देखोगे तो वो बायलोब्ड होता है, जो कि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया 2 लोब होते हैं और हर एक लोब में 2 थीका होते हैं। ये क्या चीज हो गई भाई, ईच लोब कंटेनिंग 2 थीका, ये क्या चीज है, तो ये डायग्राम से आप लोग समझ सकते हो। तो पहले ये डायग्राम को मैं साइड में समझाने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से मैंने आपको बायलोब्ड स्ट्रक्चर बताया, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह से बायलोब्ड स्ट्रक्चर इसकी समझाने की कोशिश की थी। अब ये एक लोब की अगर से मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे 2 थीका देखने के लिए मिलते हैं, ये एक थीका, ये दूसरा थीका। तो कुछ इस तरह से हर एक लोब डायथीकस होता है, क्योंकि ये एक और एक 2 थीका है तो डायथीकस कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे लोब में भी मुझे 2 थीका देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारा जो है यही डायग्राम यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। तो हमारा ईच लोब जो है तो क्या होता है, डायथीकस कंडीशन होती है, हर एक लोब के अंदर 2 थीका देखने के लिए मिलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायथीकस फिगर 1.2 बी, यही इसकी बात कर रहा है। 1.2 बी फिगर आप लोग ध्यान से देखिए, वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑफ्टन अ लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, लेट अस द अंडरस्टैंड द, यार ये क्या हो रहा है, मैं इसको हाईलाइट ही कर लेता हूं। हाँ, often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various type of tissue and their organization in the transverse section of the anther। तो ये जो हमारे पास में एंथर था, उसको हमने कुछ इस तरह से कट कर दिया और कट करके देख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो वही डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है, फिगर 1.2 बी, इसी की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहा है उसने कि ये लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव कुछ इस तरह से यहाँ से सेपरेट करता है दोनों थीका को अलग अलग, जो डायथीका सेपरेटिंग द थीका, ये कुछ इस तरह से थीका को सेपरेट करता है। let us understand the various type of tissue and their organization in transverse section of the
एंथर। तो एंथर को हमने कट कर दिया ताकि इसके अंदर कौन कौन से टिश्यू है और किस तरह से इनका अरेंजमेंट है ये देख सके। तो वही चीज हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द बायलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। तो जो बायलोब्ड नेचर है एंथर का, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूइंग द फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ टू इन ईच थीका। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने। इसने क्या कहा कि जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। बायलोब्ड स्ट्रक्चर है नेचर के अंदर एंथर का, ये डिस्टिंक्ट होता है ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर। एंथर जो है तो फोर साइडेड होता है, चार साइड देखने के लिए मिलती है। टेट्रागोनल होता है ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। और चार कॉर्नर्स पे चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे टू इन ईच थीका, यानी कि हर एक थीका में दो आपको माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिलेंगे। और चार कॉर्नर है तो चार कॉर्नर पे, चार कोनों पे आपको चार माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बताया, ये एक थीका, ये दो थीका, इस तरह से डाइथीकस कंडीशन होती है एंथर की। अब हर एक थीका में सॉरी ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर, मैंने आपको दो लोब बताया, ये एक लोब और ये दूसरा लोब। मैंने आपको बायलोब्ड स्ट्रक्चर बताया किस तरह से। हर एक लोब जो है तो डाइथीकस कंडीशन है, क्योंकि हर एक लोब में दो थीका आप लोगों को देखने के लिए मिले, एक थीका ये, दूसरा थीका ये, तो ये भी डाइथीकस, एक थीका ये, एक थीका ये, तो दो थीका यहाँ पे भी है, तो ये भी डाइथीकस कंडीशन। तो ये भी हमें समझ में आ गई क्या हमारा एंथर जो है तो बायलोब्ड है और डाइथीकस है। बायलोब्ड हमने दो लोग को देख के कहा, डाइथीकस हमने दो थीका को देख के कहा। अब ये जो है तो टेट्रागोनल है ट्रांसवर्स सेक्शन में, ये कैसे पता चला? जब हमने इसको कट करके देखा कुछ इस तरह से, तो हमें यहाँ पे चार कोने दिखाई देने लगे, एक, दो, तीन और चार। तो हमने इसे कहा टेट्रागोनल, चार कोने हैं। इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करके जब हमने देखा तो हमें चार कोने दिखाई दिए। और ये जो चार कोने हैं, चार कॉर्नर्स पे हमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिले। यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो टोटल हमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के मिले, टू इन ईच लोब। अब इसका मतलब क्या है? ये एक लोब है पूरा पूरा, इसके अंदर दो कॉर्नर्स है, एक ये कॉर्नर और एक ये दूसरा कॉर्नर। तो यहां पे हमें एक यहाँ पे एक यहाँ पे दो माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका मतलब टू इन ईच लोब, हर एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया। तो दो लोब है तो दो में चार माइक्रोस्पोरेंजिया। ये सिंपल सी बात है। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, रुक रुक के बहुत ही ज्यादा समय लिया है इसे समझाने के लिए। अब आगे देखते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी हमें क्या कहना चाह रही है? द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम अ पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो हम लोग देख रहे हैं ये डेवलप होता है और उसके बाद में बनता है पोलन सैक। पोलन का पोलन जिसमें रहते हैं, पोलन फॉर एग्जांपल पोलन का पाउच बनाता है, ये पोलन सैक बनाता है, एक गड्ढा बनाता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन रहने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट ही कर लेता हूं, वही ठीक रहेगा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है और पोलन सैक बनाता है, एक गड्ढा बनाता है जिसके अंदर, ऐसा सैक जिसके अंदर पोलन रहने वाले हैं, उसी को हम पोलन सैक कहते हैं। तो पोलन सैक बनाने वाला होता है। दे एक्सटेंड लॉन्जिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन। तो ये एक्सटेंड करता है लॉन्जिट्यूडिनली और लेंथ ऑफ द एंथर और पैक्ड होता है पोलन ग्रेन के साथ में। यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि पोलन जो हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजिया ये डेवलप होकर पोलन सैक बनाएगा जिसके अंदर पोलन ग्रेन रहने वाले हैं। उसके बाद में उसको जैसे ही वो क्या हो जाता है, पैक्ड हो जाता है, जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है तो वो पैक्ड हो जाता है पोलन ग्रेन के साथ में। किसके साथ में? पोलन ग्रेन के साथ में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का, माइक्रोस्पोरेंजिया किस तरह से हमें दिखाई देता है, ये चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर्स, ये क्या हो रहा है? अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इसको मैं हाईलाइट ही कर लेता हूं, पूरा पैराग्राफ यहां तक कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।
पसीना बहुत ज्यादा जा रहा है भाई। In a tarsal section, a typical macrosporangium appears near a circular outline. It is generally surrounded by 4 wall layers. अगर से हम देखें टार्सल सेक्शन में टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो है तो अपीयर होता है सर्कुलर आउटलाइन के पास में, सर्कुलर इन आउटलाइन। तो देखिए ये जो है ये सर्कुलर आउटलाइन है, यहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और इसके पास में टोटल 4 लेयर से मिलकर बना होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यही कही है कि यहाँ पे जो है ये सर्कुलर आउटलाइन है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है माइक्रोस्पोरेंजियम जो है तो 4 लाइन से मिलकर 4 जो है तो हमारे लेयर से मिलकर बना है। ठीक है, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। फिगर 1.3 बी द वो फिगर 1.3 भी आप लोग देख लोगे तो वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे पैराग्राफ आपके सामने मैं खत्म करता हूं, उसके बाद में आपको उस फिगर के ऊपर लेके जाने वाला हूं। द एंडोडर्मिस, द एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स एंड द टेपिटम। तो ये 4 लेयर से मिलकर बना है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे एंडोडर्मिस, फिर उसके नीचे मिडल लेयर्स और सबसे इनर मोस्ट टेपिटम। इनर मोस्ट लेयर हमारी टेपिटम है और मिडल लेयर्स इसलिए कहा जा रहा है लेयर्स क्योंकि ये 2 से 3 हमारे पास में लेयर्स में होता है मिडल लेयर्स। ठीक है, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। जो आउटर की 3 लेयर हमने पढ़ी, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, ये वाली एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स, इनका काम है प्रोटेक्शन देना डेवलपिंग एंथर को और डाइजेशन करवा देना एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि मैच्योरेशन के टाइम पे टूट जाएगी और एंथर वहां से हमारे रिलीज हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ एंथर। एंथर को झड़ने में मदद करेगी। द इनर मोस्ट वॉल, फिर जो आखिरी की इनर मोस्ट वॉल है उसका क्या फंक्शन है? द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम। जो इनर मोस्ट लेयर है वो टेपिटम है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। और ये जो इनर मोस्ट वॉल है इसका काम है नरिशमेंट पहुंचाना डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट का काम है इसका। Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. तो टेपिटम जो लेयर है उसके जो सेल्स है डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस, जनरली एक से ज्यादा इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। कैन यू थिंक ऑफ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसको मिटाना पड़ेगा। Can you think of how tapetal cells could become binucleated? तो देखिए मोर देन 1 न्यूक्लियस यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है और एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग सोच सकते हो कि जो टेपिटम लेयर के जो सेल्स है ये क्यों बायोन्यूक्लिएटेड है? इसका मतलब जो टेपिटम है मोर देन 1 न्यूक्लियस, यानी कि टेपिटम जो है तो बायोन्यूक्लिएटेड। यहाँ पे खुद एनसीईआरटी ने कहा है कि टेपिटम जो है तो टेपिटम लेयर के पास में 2 न्यूक्लियस होती है, टेपिटम जो है तो बायोन्यूक्लिएटेड होती है। और यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपको क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग सोच सकते हो कि टेपिटम जो है तो बायोन्यूक्लिएटेड क्यों है? तो आप लोग सोच सकते हो, आपके जहन में क्या आ रहा है, क्यों टेपिटम जो है तो बायोन्यूक्लिएटेड है? इसके पास में 2 न्यूक्लियस क्यों है, एक्स्ट्रा का न्यूक्लियस क्यों है? इसका जवाब मैं आप लोगों को बताता हूं। इसके पास में 2 न्यूक्लियस इसलिए है क्योंकि इनरमोस्ट लेयर है, इसका काम है नरिशमेंट करना डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। जो अंदर पोलन ग्रेन है उनको नरिशमेंट करवाना, इसीलिए इसके पास में डेंस साइटोप्लाज्म है। इसके साथ में पास में साइटोप्लाज्म भी ज्यादा लगेगा क्योंकि नरिशमेंट पहुंचाने का काम है, और इसी के साथ में इसके पास में एक से ज्यादा न्यूक्लियस लगेगा क्योंकि इसका काम है नरिशमेंट पहुंचाना डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। तो यहां पे हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझी, और ये जो डायग्राम हम जो है यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको एक और बार समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर आती है एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट लेयर जहां पे एनसीईआरटी ने बात कही है। उसके बाद में आता है हमारे पास में एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स। तो ये जो है तीनों की तीनों लेयर्स, ये क्या हो रहा है यार, रुकना पड़ेगा 2 मिनट। यहीं पर हम इसी डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 3 लेयर्स है, अबे ये क्या है, हाँ, तो ये जो 3 लेयर्स है एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडल लेयर्स, ये चला गया भाई, 2 मिनट रुकिए, अभी आता है। तो ये जो ऊपर की जो 3 लेयर मैंने आप लोगों को बताई, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स, ये तीनों का काम क्या है?
ये यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये डाइसन, ये प्रोटेक्शन का काम देते हैं और पोलन ग्रेन को झड़ने में मदद करते हैं। जबकि ये जो लेयर है ये हमारे पास में टैपेटम लेयर है, इसको हम कहते हैं टैपेटम, जिसका काम है नरिशमेंट पहुंचाना डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। प्रॉब्लम आ रहा है भाई, लंबा सेशन हो रहा है। तो असल में ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये हो रहा है हमारे मोबाइल्स के, कोई मेरे पास में कैमरा नहीं है, कोई मेरे पास में किसी भी तरह का कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है, नॉर्मल मोबाइल से एडिटिंग हो रही है, मोबाइल पर ही ये सारी चीजें चल रही है। तो मोबाइल मेरा हैंग हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ सहन करनी पड़ेगी अगर से आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए ये इनरमोस्ट लेयर है टैपेटम, इसी की बात कर रहे थे हम। इसका काम है नरिशमेंट पहुंचाना डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, डाइजेशन करवाना एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन। कुछ इस तरह से हमारे पास में होता है एपिडर्मिस। यहाँ पे ये अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की गई है। एपिडर्मिस, एंडोथेशियम ये लेयर है, ये मिडल लेयर है, ये तीन ऊपर की लेयर है और ये इनरमोस्ट लेयर है टैपेटम। और कुछ इसी तरह से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पे मेरा जो तो मोबाइल हैंग हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा इसे समझाने में तकलीफ हो रही है, फिर भी आप लोगों को मैं ऐसे बता देता हूँ। एक डायग्राम यहाँ पे दी गई है, इसी डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करके दिखाया गया है कि किस तरह से लेयर से जूम करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे नॉर्मल इस तरह से आपको बताया है। ये चार कोने हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजियम आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसी को पोलन ग्रेन किस तरह से बने हुए हैं पोलन ग्रेन के साथ में बताया है। पोलन ग्रेन यहाँ पे, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे और इस तरह से हमारी लेयर जो है तो ब्रेक डाउन होंगी। इसी को हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ एंथर। चलिए अब आगे की चीज पढ़ते हैं। When the anther is young, the group of compactly arranged cell, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cell called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangia. जब हमारा एंथर यंग होता है तो उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस सेल, यानी कि ग्रुप में आपको बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज, बहुत ही मतलब चिपके हुए बोलेंगे हम लोग, अरेंज किए गए होमोजिनस एक जैसे सेल का ग्रुप आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। और वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। तो ये एक जैसे होमोजिनस सेल, उसको हम कहते हैं, एक जैसे सेल को कहते हैं होमोजिनस। तो होमोजिनस सेल का एक ग्रुप है वो जो कि कॉम्पैक्टली बहुत ज्यादा चिपके हुए है, अरेंजमेंट है इनका, जो कि प्रेजेंट है, ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के पास में बीचों बीच प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसी के जो सेल्स है, यही सेल जो है तो हमारे आगे चल के पोलन ग्रेन बनाने वाले है। ठीक है, तो देखिए क्या लोकेशन है, ये हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके एकदम सेंटर में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल। तो ये सेंटर में हमारे पास में सेल्स थे जो कि आगे चल के इन्होंने पोलन ग्रेन्स बना ली, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे नीचे के डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं हम हमारे ऊपर के पार्ट पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मोबाइल हैंग हो रहा है। अब हम देखने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एट द अंदर डेवलप द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, एट द अंदर डेवलप द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जो हमारा, जैसे हमारा एंथर डेवलप होता है तो जो हमारे पास में सेल्स है स्पोरोजिनस टिश्यू के, उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है और फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। व्हाट वुड बी द प्लेयोडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। तो यहां पे देखिए क्या कहा है, जैसे ही हमारा, ये पहले मैं मिटा देता हूं इसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमारा एंथर डेवलप होता है तो जो सेल्स है हमारे, जैसे हमारा एंथर डेवलप होता है तो जो सेल्स है हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू के, हमने स्पोरोजिनस टिश्यू देखा। टिश्यू बोले तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है कोई भी टिश्यू, तो ये होमोजिनस सेल से का कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट था, उसी को हमने स्पोरोजिनस टिश्यू कहा। जैसे हमारा एंथर डेवलप होता है तो जो सेल्स होते हैं हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू के, उसके अंदर होता है मियोटिक डिवीजन, यानी कि उसके अंदर मियोसिस होता है। उसके बाद में मियोसिस होने के बाद में, मियोसिस में आपको पता है एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, बाद में इक्वेशनल डिवीजन होता है। आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 का चैप्टर था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जहां पे आप लोगों ने मियोसिस और माइटोसिस अच्छे तरीके से समझी होगी, मैं ऐसा समझता हूं। तो उससे बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड।
और माइक्रोस्पोर टेट्राड की यहाँ पे उसने पूछा है क्या पोलैरिटी होगी। क्या आप लोग बता सकते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड की पोलैरिटी क्या होगी? अब स्पोरोजिनस टिश्यू जिससे माइक्रो जो हमारा पोलन ग्रेन देने वाला है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे समझ लीजिए मेल के अंदर मेल गैमेट देता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल, तो उसकी पोलैरिटी क्या है? उसकी डिप्लॉइड थी। तो जो स्पर्मेटोजोआ बने उसकी पोलैरिटी क्या थी? हैप्लॉइड थी। इसी तरह से यहां पे हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल जो है इसके अंदर मियोसिस हुआ, तो मियोसिस कौन से सेल में होता है? ये चीज याद रखना हमेशा, जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है, जहां पे हमें कंटेंट ऑफ डीएनए यानी कि आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको अलग अलग करना है, यानी कि आपको 2n से सिंगल n वाली कंडीशन में जाना है, वहां पे मियोसिस होता है। जर्म सेल के अंदर जनरली मियोसिस होता है जो कि रिडक्शनल डिवीजन है। आधा आधा आपको डीएनए कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। समझ लीजिए डिप्लॉइड सेल है, 2n कंडीशन है तो n कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मियोसिस हो रहा है, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स है वो डिप्लॉइड है, और उसके अंदर जब मियोसिस हो रहा है तो जो हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है, 4 सेल मिल रहे हैं, तो उसकी जो पोलैरिटी होंगी हैप्लॉइड होंगी, सिंगल एन कंडीशन होगी। तो यहां पर अभी जो है हम इसको यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर सेशन को एंड करना होगा। और इसी के साथ साथ एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, यहां तक कि मैंने आपको एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज बताया है, इसके बाद में मैं खुद आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाऊंगा और वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो है तो एक पार्ट हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी हाईलाइट कर लेंगे, और हुआ तो उसी के साथ साथ हम जो है तो साइड में और अपलोड करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन में, जहां पे मैं आपके साथ आपके पास में जो है तो लेक्चर खुद अपलोड करूंगा एक लेक्चर के फॉर्मेट में। व्हाइट बोर्ड और मेरे पास में पेन होगा, वहां पे आपके सामने मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही बढ़िया अंदाज में इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा आपको मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन दिया है, वहां पे मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बना के दूंगा, वहां से आप जो है तो नोट्स बनाइए और आप जो है तो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। अब जो है तो आपके पास सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल के ऊपर, पहला ही मैंने नए से ही शुरुआत की है अपने यूट्यूब की। तो देखते हैं कौन कौन मुझे सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है तो अपनी किस तरह से अपनी पढ़ाई चल रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो अगर से पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों तक के जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प हो, और वो भी जो है तो आप अगर से कोई एक सच्चा दोस्त उसे ही कहेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि भाई मुझे पसंद आ गया वीडियो अच्छा लगा तो मैं अपने दोस्त को क्यों शेयर करूं, वो भी आगे बढ़ जाएगा, वो भी नंबर लाएगा। तो ऐसा सोचना नहीं है। आपकी वजह से किसी की मदद होती है तो प्लीज दूसरे की मदद कीजिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को अपने एग्जाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है, और नेक्स्ट पार्ट हम जो है तो इसके आगे का शुरू करने वाले हैं स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के पास से। ये दोबारा से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, और यहीं से हमारा लेक्चर शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।